हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट फिजिक्स का क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल्स क्या हैं, व्हाट इज सेल, व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि जब हमको डिजायर्ड ईएमएफ का या डिजायर्ड करंट चाहिए होती है तो हम इन सेल्स का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर टू टाइप, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है जो हमारा टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अनोदर सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और सेकंड सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को थर्ड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं। इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि इफ n cells are connected in series which have same EMF and same internal resistance। यानी n सेल हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे जिनके सेम ईएमएफ है और सेम ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये जो हमारा फर्स्ट सेल है इसका हमने सपोज दैट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ईएमएफ ई। अब इसको सेकंड सेल से कनेक्ट किया तो जो सेकंड सेल है उसका भी सेम ईएमएफ है और सेम ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी हम कह सकते हैं इसका भी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस तरह से हमने एन सेल कनेक्ट किए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और इन सभी का सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है और सेम ही ईएमएफ है। अब हम इन सीरीज कॉम्बिनेशंस को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है इससे ईएमएफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और करंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी करंट फ्लो होती है आई। अब हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन करने से ईएमएफ किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा ईएमएफ है, ये जो हमारा टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको हम ई इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, ये सभी ईएमएफ का टोटल होगा। यानी हम कह सकते हैं ई प्लस ई एन टाइम्स। हम कह सकते हैं ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन ई। यानी जब हमारा कोई चार्ज फ्लो होगा तो जब हमारा कोई चार्ज फ्लो होता है तब उस चार्ज को सभी सेल से एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी कितनी होगी? ये एनर्जी होगी हमारी
ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन ई के इक्वल। अब हम आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पर, यानी हम कह सकते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने देखा था कि ये सारे जो रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में है, और जो हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि जो सीरीज के अंदर जो आर इक्विवेलेंट होगा वो इन सब का टोटल होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर इक्विवेलेंट है वो एन आर के इक्वल होगा। तो हमने देखा क्या कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है सीरीज का वो भी इंक्रीज हो गया है, और हमारा जो ईएमएफ है वो भी इंक्रीज हो गया। यानी अगर हम एन सेल्स को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ईएमएफ इंक्रीज होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस will be increase in series combination of cells। यानी जब हम सेल्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और उनका ईएमएफ भी इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं करंट की कि करंट किस तरह से इफेक्ट होती है हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमने देखा यहाँ पर सर्किट में कि यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और उस आर पर टर्मिनल वोल्टेज हमने ले लिए कितने वी। तो आर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो है हमारे वी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और करंट फ्लो हो रही है हमारी आई। तो वी कैन से द टर्मिनल वोल्टेज, या हम कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू आई आर होगा, या वोल्टेज ड्रॉप ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा ये सेल है, ये सेल्स का कॉम्बिनेशन है, इन सेल्स के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारी टोटल करंट कितनी है I है, और I किसके इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब यहाँ पर V टर्मिनल वोल्टेज हो गया, R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा हो गया। तो हम बात करेंगे कि ये हमारा जो EMF होगा वो कितना होगा। तो EMF ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है हमारा ई प्लस, यानी हम कह सकते हैं एन ई। तो हम लिख सकते हैं करंट आई इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल ईएमएफ कितना होगा। टोटल ईएमएफ है हमारा एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी करंट है, करंट आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो ये हो गई हमारी करंट आई इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी अब हम देखें, कंडीशन हम रखें
कि इफ़ हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है ये लेस देन है आर से, ये हमारा केस फर्स्ट है कि इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज लेस देन आर देन वी कैन से हमारा जो एन आर है ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। नाउ वी कैन से करंट आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर। अब हम बात करें कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी किसी एक सेल के कारण कितनी करंट फ्लो होगी, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू एक सेल का EMF E और एक सेल का रेजिस्टेंस R, E अपॉन R प्लस R। ये हो गया हमारा सिंगल सेल के कारण हमारी करंट। अब इस करंट को हम सीरीज है तो IS से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा I हो गया E अपॉन E, तो कंडीशन हमने क्या रखी, R इज लेस देन R, तो हमारी I हो गई E अपॉन R। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी करंट है, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट है, वो सिंगल सेल की करंट से n टाइम्स होती है। यानी हम कह सकते हैं इफ़ R इज लेस देन R, दैट मीन्स करंट इंक्रीज n टाइम्स यानी एक सिंगल सेल की करंट से हमारी जो सीरीज की करंट है वो n टाइम्स इंक्रीज होती है। अब हम बात करेंगे कि जब हम केस सेकंड की बात करें, तो केस सेकंड हो गया हमारा इफ़ R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी हमारे सेल्स का सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से वेरी हाई है, तो हमारी करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल क्या थी हमारी, I इज इक्वल्स टू सिंगल सेल का EMF और सिंगल सेल के लिए रेजिस्टेंस। अब हमने कहा R इज ग्रेटर देन R, दैट मीन्स I कितनी हो गई, R को हम नेग्लिजिबल ले लेंगे, ये हमारा R हो गया, ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू E अपॉन R। अब हम बात कर रहे हैं करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होगी IS इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। अब वो हमारी कंडीशन है इफ़ R इज ग्रेटर देन R, तो ये R क्या हो गया, ये R हमारा हो गया नेग्लिजिबल, दैट मीन वी कैन से IS इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर। नाउ E अपॉन R, यानी हमारा जो करंट है सीरीज कॉम्बिनेशन का करंट है वो सिंगल सेल के करंट के इक्वल है। यानी इस हम कह सकते हैं कि हम अगर हमारा R वेरी ग्रेटर देन इज़ R, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन से वही करंट मिलती है जो कि एक सिंगल सेल से मिल रही है। तो हम कह सकते हैं करंट डू नॉट चेंज इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में करंट परिवर्तित नहीं होती है, यानी जो सिंगल सेल की करंट रहेगी वही हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट होती है। यानी इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है, तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि यदि हमारा R इज़ ग्रेटर देन R है तो हमको कॉम्बिनेशन सीरीज में नहीं करना है, और जब हमारा R इज़ लेस देन R है तो यानी हमको उस कंडीशन में हमें करंट क्या होती है, करंट हमारी इंक्रीज़ होती है। तो इस कंडीशन में अगर हमको करंट ज़्यादा चाहिए होती है, तो अगर हमारा R इज़ लेस देन R है और हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R। तो हम लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स
ये हमारा न्यू टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किस तरह से होता है, ये हमारा एक सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये सेकंड सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये थर्ड सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो हम ये देखेंगे ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी सभी सेल्स के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक पॉइंट से कनेक्ट होंगे और सभी सेल्स के नेगेटिव इलेक्ट्रोड दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से हम n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिनके सबके सेम EMF है E और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। अब इस कॉम्बिनेशन को हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यदि हम n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो उससे करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हमारे करंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और हमारे EMF पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमने कहा इफ़ n cells are connected in parallel combination, which have same EMF and same internal resistance, अब हम कह सकते हैं कि n सेल हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उनके सेम EMF है और सेम ही इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम देखेंगे जो E इक्विवेलेंट है, जिसको हम कह सकते हैं टोटल EMF ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो कितना होगा, वो होगा हमारा E। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा चार्ज फ्लो होगा, जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो या तो यहाँ से फ्लो होगी या यहाँ से होगी या यहाँ से होगी। तो हम कह सकते हैं कोई भी चार्ज फ्लो होगा तो उसको सिर्फ एक सेल से एनर्जी मिलेगी, वो होगी हमारी E, इसलिए E इक्विवेलेंट हो गया हमारा E। अब हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो टोटल जो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स। तो हम कह सकते हैं 1/NR, 1/R इक्विवेलेंट, ये होगा n/R। तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/n। यानी हमने देखा कि जब हमने n सेल्स को पैरेलल में कंबाइन किया तो उनका E इक्विवेलेंट E के इक्वल है और R इक्विवेलेंट R/n के इक्वल है। यानी EMF होता है, EMF डू नॉट चेंज, वो जो सिंगल सेल का EMF है वो भी कॉम्बिनेशन का EMF होगा, और जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। यानी EMF चेंज नहीं होता, EMF में कोई चेंज नहीं है, जो सिंगल सेल का EMF है वही हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन का EMF है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 1/n टाइम्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी हमारा EMF भी चेंज नहीं हुआ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हम बात करते हैं करंट की। करंट की बात करेंगे पहले, तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल, अगर कॉम्बिनेशन की जगह एक सेल ही लगाएं तो क्या करंट में इफेक्ट पड़ता है। तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल क्या होती है, तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल
आई इज इक्वल्स टू एक सिंगल सेल का टोटल ईएमएफ ई और सिंगल सेल को टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम लिखेंगे करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो करंट होगी हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ विच इज इक्वल्स टू ई एंड टोटल रेजिस्टेंस which is equals to internal resistance is R upon N and external resistance is capital R. So we can say E upon R plus NR upon N, तो NE upon NR plus E। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट होगी NE upon NR प्लस ये होगा हमारा R। अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। इफ़ R इज़ लेस देन R, यानी हमारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होगा, तो हम स्मॉल r को क्या ले लेंगे, स्मॉल r को हम नेग्लिजिबल ले लेंगे। दैट मीन्स वी कैन से करंट ड्यू टू सिंगल सेल इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये हो गई हमारी करंट ड्यू टू सिंगल सेल, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और करंट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हम लिखेंगे एन ई अपॉन एन आर, क्योंकि हमने स्मॉल आर को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल, तो वी कैन से ई अपॉन आर। यानी हमने देखा कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल भी ई अपॉन आर है और करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ई अपॉन आर, यानी करंट चेंज नहीं हो रही है। तो करंट डू नॉट चेंज इन सच कंडीशन, ऐसी कंडीशन में करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो तो हमें उस कंडीशन में सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए अगर हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो, क्योंकि इस कंडीशन में करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड है हमारा इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज़ वेरी हाई देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, या हमने कैपिटल आर को क्या ले लेंगे, नेग्लिजिबल। तो हम कह सकते हैं कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर ड्यू टू सिंगल सेल। अब हम बात करें कि हमारी जो करंट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी होगी। तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी नो दैट एन ई अपॉन एन एन आर प्लस आर, तो आर को हम नेग्लिजिबल लेंगे तो एन आर इज भी नेग्लिजिबल। We can say IP is equals to NE upon R। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में हमारी करंट है जो सिंगल सेल की करंट से n टाइम्स हमको मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब हमको कौन सा कॉम्बिनेशन करना चाहिए, सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इससे, तो हमने ये कंक्लूज़न निकाला है कि जब हमारा वैन हमको करंट ज़्यादा चाहिए और वैन आर इज़ लेस देन आर हो, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। और वैन आर इज़ ग्रेटर देन आर हो और हमको करंट ज़्यादा चाहिए, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स।
आप साथ के साथ में पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें कि जब कोई सर्किट के अंदर, अब कोई सर्किट ले लेते हैं, ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में हमने एक सेल से करंट फ्लो किया, तो जो टोटल करंट फ्लो के लिए जो हमारा सेल ये वर्क डन करेगा इन अ डेफिनेटली टाइम पीरियड, तो वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लिख सकते हैं इसको, द टोटल वर्क डन फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट by an electric cell in a definite time period। यानी किसी डेफिनेट टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में एक इलेक्ट्रिक सेल ने जितना वर्क डन किया वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को जो एनर्जी गिवन होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। अब सपोज दैट ये जो हमारा सर्किट है इसमें हमने आई करंट फ्लो की है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में आई करंट फ्लो करने के अंदर हमने कितना वर्क डन किया वो ही उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो हमने कह सकते हैं हम, इफ़ करंट फ्लो थ्रू a wire of resistance R for a time interval t, if I current flow through a wire of resistance R for a time interval t, then the quantity of charge q is equals to I into t। we know that I is equals to q upon t, that means we can say q is equals to I into t। कि एक हमने रेजिस्टेंस लिया जिसका रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R, उसमें आई करंट फ्लो होती है, तो उसमें टाइम इंटरवल टी के अंदर फ्लो क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब हम बात करते हैं कि अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने V पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय अ सेल। क्यू चार्ज फ्लो करने में कितना वर्क डन हुआ हमारा, W, तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, बिकॉज वी नो द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो वी कैन से W इज इक्वल्स टू Q इंटू V एंड Q is equals to I into T, that means we can say W is equals to V is equals to VI T, we can say W is equals to VI T। अब हम कह सकते हैं कि Ohm's law from Ohm's law V is equals to IR, that means W is equals to VIT is equals to IR
इंटू वाई इंटू टी, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर टी। तो हमारा जो वर्क डन हो गया वो डब्लू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर टी। यानी हम कह सकते हैं डब्लू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आई आर, तो i इज इक्वल्स टू v अपॉन आर, दैट मीन वी कैन से w इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय ए सेल, यानी हम कह सकते हैं ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करने का। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। हम लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। तो हम बात करें, वी नो दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो जूल है। वी नो डब्लू इज इक्वल्स टू वी अपॉन क्यू, तो जूल इज इक्वल्स टू वोल्ट पर कूलाम। अगर हम बात करें कि हमारी जूल है वो किसके इक्वल होगा, वोल्ट पर कूलाम के इक्वल होगा। अब हम लिख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका एक इलेक्ट्रिक यूनिट भी होता है, यानी हम कह सकते हैं जो ये बोर्ड ऑफ ए ट्रेंड यूनिट है, बोर्ड ऑफ ट्रेंड यूनिट, या हम सिंपली इसको कहें इलेक्ट्रिक यूनिट, जो कि हमारे मीटर रीडिंग होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन जो हम करते हैं हमारे घरों में, तो उसमें हमारा जो यूनिट आता है, यानी जो बिजली का बिल आता है, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रिक यूनिट होती है। तो हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1 kWh, यानी 1 kWh का मतलब है 1 किलोवाट हार, 1 किलोवाट हार। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट को 1000 वाट हार, यानी हम कह सकते हैं 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट वॉट सेकेंड भी होती है, और इस वॉट सेकेंड को हम कहेंगे जूल। तो हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो हमारी 1 इलेक्ट्रिक यूनिट है वो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड या 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होती है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हो गया हमारा द रेट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सेल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम कह सकते हैं कि एक सेल ने जितना वर्क डन किया उसकी हम रेट फाइंड करें तो वो हमारी इलेक्ट्रिक पावर होगी। यानी हम कह सकते हैं, या तो एक और डेफिनेशन लिखें, द एनर्जी कंजप्शन या कंज्यूमिंग, द एनर्जी कंज्यूमिंग इन यूनिट टाइम is called electric power of circuit।
इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट। यानी हम कहेंगे कि इसको अगर हम कैपिटल P से डिनोट करें, इफ इन अ सर्किट टू फ्लो करंट फॉर टाइम t, the consumed energy in unit time P is equals to W अपॉन T। यदि T सेकेंड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक सेल द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में W वर्क किया गया है तो हमारी इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगी P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। और हमने जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि W क्या होता है, W है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम I²RT भी लिख सकते हैं और V² अपॉन RT भी लिख सकते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू I²RT अपॉन T, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू I²R। अनदर फॉर्मूला यूज करें तो वी नो दैट W इज इक्वल्स टू V² अपॉन RT, तो अपॉन T, तो हम लिख सकते हैं P को P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। जिसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। तो हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है वाट, और वाट अपॉन जूल पर सेकेंड, यानी वाट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। या हम बात करें कि जूल को हम क्या लिख रहे थे, जूल को हम लिख सकते हैं वाट इंटू सेकेंड, यानी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट जो कि जूल है उसको हम वाट इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट है इसको हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब अदर यूनिट भी है हमारे इलेक्ट्रिक पावर की, वो है हमारे जैसे किलोवाट, मेगावाट। तो वी नो दैट 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट एंड 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ वाट। एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की, वो है हॉर्स पावर। वी नो दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। तो ये अदर यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की। तो ये हो गया हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। अब हमारा ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट वो यहाँ फिनिश हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिक। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को रिवीजन कीजिए, लर्न कीजिए, इसके बेस पे एग्जाम्पल कीजिए, और फिर हम करेंगे कल इस नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। थैंक यू। नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। थैंक्स।